नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग कस्टमर रिलेशनशिप और मैनेजमेंट का जो टॉपिक्स है आपका वो हम लोग कवर करेंगे। और देखिए, इसके पहले जो है हमने आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, जनरल साइंस और जो आपका इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग है, तो इन सभी का हमने पूरा कंप्लीट आपका करा दिया है। तो आप लोग जो है इन सभी टॉपिक्स को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है। और इन सभी का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप लोग अपने तरीके से तैयारी करते रहो। हम जो है कस्टमर रिलेशनशिप का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये भी आपका हम करा देंगे। और देखिए, इसके साथ जो है हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। अगर आप लोग डीएफसी सेल ऑपरेशन और पीडी एग्जामिनेशन का, जो कि ये एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव दोनों वालों के लिए है, तो इसके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसमें कि आपका ये सारे टॉपिक जो पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज का, जनरल साइंस का, हिस्ट्री ऑफ रेलवे, डीएफसी सेल का, इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, तो इनका जो है हमने यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूरा पैकेज हमने बनाया हुआ है। तो इसमें देखिए, आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेगा ही, और इसके साथ में पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इसे ज्वाइन करके स्टडी कर सकते हो अपना, और डेडिकेटेड वे में केवल ओनली 199 रुपीज़ में केवल अवेलेबल है। तो इसके लिए आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और देखिए, जैसे ही आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करोगे, तो आप लोगों को जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाना है। और आपको फिर स्टोर सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा, मतलब जो ये हमने बनाया हुआ है कोर्स। और जब आप लोग बाई कर लोगे, तो फिर इसके बाद आपको कंटेंट में जाना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फोल्डर, जो डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, और वो जो भी इसके अंदर में पीडीएफ फाइल्स है, तो सभी का आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो लोग भी कॉम्प्रिहेंसिव में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ऐप का। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे सीआरएम का, तो एक सेट हमने आपका ऑलरेडी करा दिया है। इसमें भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स रहेंगे उनसे रिलेटेड, तो उसको जो है इसी के साथ में हम लोग कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपका क्वेश्चन है कि द स्ट्रेटजी टू इंश्योर द परचेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट और द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बाय द कस्टमर इज कॉल्ड। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला जा रहा है कि जैसे जो स्ट्रेटजी होती है, जिसमें कि हम इंश्योर करते हैं कि जैसे हम कोई भी नया प्रोडक्ट को खरीदते हैं, या फिर कोई भी क्वालिटी प्रोडक्ट जो खरीदते हैं हम लोग, जो कस्टमर खरीदता है या फिर कोई भी खरीदता है, तो इस स्ट्रेटजी को हम क्या बोलते हैं कि जिसमें हमें इंश्योर होना पड़ता है कि हाँ, जो हमने खरीदा है तो ये मेरा जो है अच्छा है। तो देखिए, इसको बोला जाता है अपग्रेडिंग करना। तो इसका देखिए, जो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। अपग्रेडिंग का देखिए, इसका सिंपल से मतलब रहता है कि जिसमें हम लोग ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि जो हम परचेज करेंगे ना न्यू प्रोडक्ट को, या फिर कोई हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को अगर हम लोग परचेज करते हैं हम लोग, तो उससे हम लोग ये अश्योर हो जाते हैं कि हाँ, जो हमने खरीदा है तो वो जो है अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये क्या हो रहा है कि हम जो है अपग्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि प्रीवियस जो मेरा परचेज रहा होगा, हो सकता है कि उसमें कुछ फॉल्ट आए होंगे, या फिर जो है हमने देखा नहीं उसको अच्छे से और वो उसको खरीद लिया। तो बाद में जब इंश्योर हो लेते हैं हम लोग कि हाँ, जो हमने परचेज किया वो मेरा अच्छा प्रोडक्ट है, तो ये होता है अपग्रेडिंग करना अपने आप को। तो एक सिंपल सा टेक्निक है। तो इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने में भी हेल्प मिलती है, और इसके साथ में कस्टमर का वैल्यू को भी इंक्रीमेंट करने में जो हेल्प मिलती है। ये फॉर्म्स के लिए हो गया, लेकिन हमारे लिए क्या हो गया कि हम जो है अपना प्रीवियस जो भी फॉल्ट होता है, तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपग्रेडिंग करके। तो ये टेक्निक है बेसिकली आपका यहाँ पे। अब इसके अलावा देखिए, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, जैसे कोर सेल्स है आपका, फुल लाइन सेल्स है, या प्रोडक्ट लाइन सेल्स क्या होता है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगर इनसे भी क्वेश्चन आपका आएगा तो आप लोग जो है इसको इजिली कर सकते हो। तो देखिए, जो कोर सेल्स है, तो यहाँ पे देखिए, सेल्स का मतलब ही होता है कि अपने प्रोडक्ट को बेचना, कंपनी के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कोर सेल्स के अंदर में ये आते हैं, ये स्ट्रेटेजी आता है कंपनी का अपना, कि वो जो उनका मेन जो सोर्स होता है, यानी कि जब वो कोई प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो उनका तो मोटिव तो रहता ही है कि मेरा जो है इतना सेल होना चाहिए। तो जो इनका मेन जो सोर्स होता है कंपनी का प्रॉफिट और सक्सेस का, तो वो जो एक्टिविटी जो आते हैं आपके, मतलब कि जो इनका ओरिजिनली जो इन्होंने सेटअप किया हुआ था कि मेरा जो इतना सेल होना चाहिए, तो ये उनका कोर सेल्स के अंदर में आ जाता है। जो जो छः जो कोर स्किल्स जो होते हैं इसके अंदर में, जो सेल्स स्किल्स होते हैं बेसिकली इसके अंदर में, तो वो आपका आता है इसके अंदर में। आप जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स हो गया, प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गया, लिसनिंग स्किल्स हो गया, बिल्डिंग रिपोर्ट हो गया, और इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, और साथ में रिजेक्शन रेजिस्टेंस हो गया। तो ये जो है आते हैं इसके अंदर में। तो कोर सेल्स का सिंपल सा मतलब हो गया यहाँ पर कि ये स्ट्रेटेजी इसके अंदर में आएंगे, जो कंपनी के लिए जो मेन सोर्स होता है उनका प्रॉफिट का और सक्सेस का भी, अपना प्रोडक्ट जो उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए, अगला आपका है प्रोडक्ट लाइन सेल्स।
तो देखिए प्रोडक्ट लाइन सेल्स का मतलब रहता है यहाँ पे कि जैसे प्रोडक्ट जो रहते हैं ना, तो उसी से रिलेटेड कोई और जो सिमिलर ग्रुप ऑफ जो प्रोडक्ट जो होते हैं, तो वो जब कंपनी उनको सोल्ड करती है एक ही ब्रांड के नाम से, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट लाइन सेल्स हम लोग बोलते हैं। जैसे एप्पल की ही हम बात करते हैं, तो देखिए एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट उसके आते हैं, जैसे कि आपका एप्पल का आईफोन हो गया, फोन हो गया, इसके अलावा उसके लैपटॉप भी हो गए। तो जैसे फोन फोन को सेल किया जा रहा है, उसके साथ में लैपटॉप को भी सेल किया जा रहा है, तो यहाँ पे सिमिलर ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट ही सेल किया जा रहा है वहाँ पे, और जो कि सेम ब्रांड के नाम से, तो ये हो गया उनका एक प्रोडक्ट लाइन सेल्स हो गया। तो इसके अंदर में कंपनी अपना क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बनाती है, वो जो है मल्टीपल प्रोडक्ट वो सेल करती है एक ही प्रोडक्ट लाइन के अंदर में, और इसके साथ में उनका मल्टीपल प्रोडक्ट रख सकता है, उनका अपना ब्रांड के नाम से भी हो सकता है। तो ये प्रोडक्ट लाइन सेल्स हम लोग बोलते हैं इसी चीज़ को, कि जब सिमिलर ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स को कोई कंपनी अगर सोल्ड करती है एक ही ब्रांड के नाम से, तो इसे बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट लाइन सेल्स बोलेंगे। फिर अगला देखिए इसमें आपका है फुल लाइन सेल्स है। तो देखिए फुल लाइन सेल्स के अंदर में इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, तो वो अपना प्रोडक्ट को जो है वो इस तरीके से सेल करते हैं, जैसे उनका हर एक जो फॉर्म रहेगा या हर एक जो डिविजनल जो सेल्स पर्सन जो होते हैं, तो वो जो है अपना वो सारे अपने प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं, अपने जितने भी जियोग्राफिक टेरिटरी के अंदर में जितने भी अकाउंट्स रहते हैं, तो उन सबको वो सेल करते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये एक स्ट्रेटेजी होता है, एक अप्रोप्रिएट और स्ट्रेटेजी हो सकता है यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट जो है वो नॉन टेक्निकल टाइप का हो और लार्ज नहीं होते, मतलब कि स्मॉल लेवल पे आपके हो सकते हैं, तो उनको जो है केवल एक ही चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर उनको सोल्ड कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हम लोग फुल लाइन सेल्स। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, और ये भी देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि इन केस ऑफ CRM व्हाट डज द RF स्टैंड फॉर इन द RFM मॉडल। तो जो RFM मॉडल है आपका, तो इसमें जो RF है, तो ये जो है इसका फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए आप लोग सबसे पहले RFM मॉडल के बारे में समझिए, इसके बाद जो है क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो देखिए जो टर्म है आपका RFM, तो ये जो है आपका इसका एब्रिविएशन होता है, दैट इज रिसेंसी, फ्रिक्वेंसी और मॉनेटरी वैल्यू। तो यहाँ पे आर का मतलब हो गया आपका रिसेंसी से, एफ का मतलब हो गया इसका फ्रीक्वेंसी से, और एम का यहाँ पे हो गया मॉनेटरी वैल्यू से हो गया। तो देखिए जो RFM है, तो ये एक मार्केटिंग एनालिसिस ये टूल होता है बेसिकली, जो कि ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करने में अपना बेस्ट कस्टमर को। तो इसमें जो है वो अपना कुछ मेजर्स का यूज करते हैं यहाँ पे, तो जिसके चलते ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना जो बेस्ट कस्टमर है तो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं यहाँ पे। और जो कॉन्सेप्ट है आपका इसका, जो रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी और साथ में जो मॉनेटरी वैल्यू आपका है, तो ये देखिए सबसे पहले पब्लिश किया गया था आर्टिकल में बाई जॉन रोल बोल्ट, और साथ में जो टॉम बर्न्स बिग थे, तो इन्होंने जो है ये पब्लिश किया हुआ था। और इनका नाम जो था वहाँ पे जो इन्होंने पब्लिश किया था, जो कि आर्टिकल था इनका, ऑप्टिमम सिलेक्शन फॉर डायरेक्ट मेल के लिए। तो ये किसके द्वारा ये किया गया था, तो ये भी आप लोग याद कर लेना यहाँ पे, जो कि है आपका जॉन रोडबर्ट और साथ में टैम बेंस बिग के द्वारा ये किया गया था। और इसके बाद देखिए जो RFM मॉडल जो है ना आपका, तो ये जो है जो मार्केटिंग जो एज जो होते हैं, तो उनको 80% अप्रोक्सीमेटली ये सपोर्ट करता है उनके बिजनेस का, और साथ में 20% जो है तो वो कस्टमर्स के लिए होते हैं। तो बेसिकली जो RFM मॉडल आपका है, तो ये 3 क्वांटिटेटिव फैक्टर्स पे ये बेस्ड आपके रहते हैं, जिसमें कि आपका रिसेंसी है, दूसरा फ्रीक्वेंसी, और तीसरा यहाँ पर है मॉनेटरी वैल्यू का है। अब यहाँ पे देखिए ये जो तीनों जो मतलब है आपके रिसेंसी का, और इसके बाद फिर आपका जो है इसमें फ्रीक्वेंसी का, और तीसरा आपका है इसमें मॉनेटरी का आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे रिसेंसी का मतलब आपका हो गया, हम इनको एक एक करके समझेंगे। कि ये रहता है कि जैसे कोई कस्टमर जो है उसने परचेज किया हुआ है, पास्ट में उसने कभी परचेज किया हुआ हो, तो वही सेम कस्टमर जो है उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, तो वो कितना लाइक करता है, वो कितना मतलब चांस है उसका कि वो जो है अपना बिजनेस के साथ में, मतलब जो बिजनेस से जुड़ा हुआ था या फिर जो भी कंपनी से वो जुड़ा हुआ था, जो ब्रांड से वो जुड़ा हुआ था, जो प्रोडक्ट उसने परचेज किया हुआ है, तो वही ब्रांड को वो जो है परचेज करता रहेगा, यानी कि उसी ब्रांड का वही प्रोडक्ट वो फिर से परचेज करेगा, वो कंटिन्यू रखेगा उसको परचेज करना, सब्सिक्वेंट परचेज करेगा यहाँ पे सेम ब्रांड का और सेम बिजनेस का ही। जैसे कोई प्रोडक्ट उसने रिलायंस का ही खरीदा, कोई भी मान लीजिए प्रोडक्ट हो गया उसका, तो वो जो है उसी का ही ब्रांड का प्रोडक्ट वो फिर से खरीदेगा, तो इसको बोलाता है रिसेंसी। रिसेंसी का सिंपल सा मतलब आपका हो गया यहाँ पे कि बार बार दोहराना, एक तरीके से आप बोल सकते हो, मतलब ये आपका एक सिंपल सा कहने की बात हो गया यहाँ पर आपका। फिर उसके बाद देखिए जो दूसरा टर्म आपका इसके अंदर में है, तो वो है आपका दैट इज फ्रीक्वेंसी का है। तो फ्रीक्वेंसी का देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि जो कस्टमर है तो उसने जो है कितना नंबर ऑफ टाइम्स परचेज किया हुआ है प्रोडक्ट का। अब देखिए यहाँ पे रिसेंसी और फ्रीक्वेंसी में आपको थोड़ा सा समझना होगा। रिसेंसी के अंदर में देखिए इसमें भी प्रोडक्ट जो है वो परचेज करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो जो है सिमिलर प्रोडक्ट को और सिमिलर जो ब्रांड जो रहते हैं तो उसी को वो कंटिन्यू
करता है यहाँ पे परचेज करने का। इसमें जो है वो प्रोडक्ट को नहीं बदलता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के अंदर में हो सकता है कि कोई कस्टमर जो है तो उसने वही सेम ब्रांड का नहीं, लेकिन उसी बिजनेस का कोई दूसरा ब्रांड उसने यहाँ पे खरीदा हो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा मैटर करता है, ना कि इसमें जो है कंटिन्यू करे वो सिमिलर प्रोडक्ट को। तो ये चीज़ दोनों में आपका डिफरेंस है। तो आई होप कि अब ये चीज़ जो है आप लोग इसको समझ गए होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो इससे ये भी पता चलता है कि कितना जो कस्टमर है वो कितना नंबर ऑफ टाइम्स उसने परचेज किया हुआ है, तो इससे बिजनेस को हेल्प मिलती है। और इसके बाद तीसरा आपका इसके अंदर में है मॉनेटरी वैल्यू है। तो देखिए मॉनेटरी वैल्यू का यहाँ पे मतलब रहता है कि कोई कस्टमर जो है तो उसने अपना कितना अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर कस्टमर ने किया हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर उसने किया हुआ है कोई भी बिजनेस या फॉर्म्स या जिसके साथ भी वो जुड़ा हुआ है, अब जब भी वो ट्रांजैक्शन करता है उस समय। तो यहाँ पे देखिए ये जो तीन जो मॉडल है आपके, मतलब जो फ्रीक्वेंसी, रिसेंसी फ्रीक्वेंसी और जो मॉनेटरी वैल्यू है, तो इसका यूज़ करके मतलब जो आरएफएम मॉडल है आपका, तो इनका यूज़ करके जो फर्म्स जो होते हैं या फिर जो कंपनी जो होते हैं, तो वो जो है अपना ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि जैसे कोई कस्टमर जो है तो वो उसने कितना परचेज किया, वो कितना बार बार परचेज कर रहा है और कितना रेवेन्यू जो है उनसे जनरेट हुआ है फॉर्म्स को। तो इससे जो है वो ये पता लगा लेते हैं कोई कस्टमर उनके लिए कितना वैल्यूएबल है, और नया कस्टमर भी इसके चलते वो बना सकते हैं। और साथ साथ में जो कोई कस्टमर ऐसे ओकेजनल जो बायर्स होते हैं तो उनको जो है हैबिचुअल बायर में भी टर्न कर सकते हैं, यानी कि वो उनको हैबिट डला देंगे कि आप बार बार बाय बाय करते रहो। अब देखिए इसके चलते ये होता है ना कि जैसे कोई आप ओकेजनल बायर होते हैं, आप बार बार यू बाय नहीं करते हैं, तो आपको वो क्या करेंगे ना, आपको ऑफर देंगे या फिर आपको जो है डिस्काउंट दे देंगे या फिर आपको कोई प्रोमो कोड आपको दे देंगे, नेक्स्ट बार आओगे तो आपको ये कोड दिया जाएगा। तो इनसे क्या करते हैं कि उनका वैल्यू जनरेट होता है, यानी कि आपका फ्रीक्वेंसी उनका आपका ज़्यादा वो होगा और इसके चलते उनको प्रॉफिट भी होगा। तो ये तीनों जो मॉडल है आपको यहाँ पे जो है याद रखनी है। तो यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन आपका था कि आर एफ जो है तो इसका मतलब क्या होगा, तो आर से यहाँ पे आपका हो गया रिसेंसी और एफ से आपका हो गया फ्रीक्वेंसी। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका ए में दिया हुआ है रिसेंसी और फ्रीक्वेंसी, तो राइट आंसर ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो जाएगा। आप लोग फुल फॉर्म इसका याद रखना। फिर अगला देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि व्हाट विल बी दी रिजल्ट ऑफ प्रोमिसिंग एंड ओवर डिलीवरी सेल्स स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है आपका कि जैसे अगर कोई प्रोमिसिंग और ओवर डिलीवरिंग सेल्स स्ट्रेटेजी अगर कोई करता है तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा कि जैसे यहाँ पे बात कही जा रही है कि प्रोमिसिंग और साथ में ओवर डिलीवरिंग सेल्स स्ट्रेटेजी का मतलब क्या रहता है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब है आपका यहाँ पर जैसे दिया हुआ है ना आपका कि ओवर प्रोमिसिंग और साथ में जो आपका यहाँ पे अंडर प्रोमिसिंग है। तो ये इसका मतलब ये रहता है कि जैसे कोई चीज़ किसी भी चीज़ को करना, जो कोई भी काम रहता है मतलब जितना स्टेट किया गया है उससे भी ज़्यादा करना, और मतलब एक एक्स्ट्रा लिमिट तक चले जाना, कस्टमर जितना सेटिस्फाई हो सकते हैं उससे भी ज़्यादा आप ज़्यादा उनको बेनिफिट दे रहे हैं या फिर ज़्यादा आप करते हैं, तो इसको बोलाता है आपका दैट इज ओवर डिलीवरिंग का। अब जाहिर सी बात है कि जितना ज़रूरत रहता है कस्टमर के लिए, अगर आप उनसे भी सबसे ज़्यादा मान लीजिए कि आप उनको ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाते हैं, आप जितना उनका एक्सपेक्टेशन होता है उनसे भी ज़्यादा आप करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, किसी के लिए भी ओवर डिलीवरिंग मतलब हो जाएगा, या फिर उनके लिए एक तरीके से हो जाएगा कि आप ज़्यादा उनके लिए कर रहे हैं। तो इनसे कस्टमर क्या होंगे, जाहिर सी बात है कि वो खुशी होंगे, हैप्पी कस्टमर बनेंगे, आपका वो मान लीजिए परमानेंट कस्टमर भी टर्न आउट हो सकते हैं। तो ओवर प्रोमिसिंग या फिर जब आप करते हैं यहाँ पे मतलब प्रोमिसिंग भी आप करते हैं कि हाँ आपको हम ये जो दे रहे हैं प्रोडक्ट आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको सर्विस काफ़ी अच्छा देंगे हम, और जब भी उनकी ज़रूरत होती है आप सर्विस भी देते हैं आप उनको, तो इससे क्या होता है कस्टमर खुश होंगे यहाँ पे। तो इसी का मतलब आपका हो जाएगा दैट इज कि हैप्पी कस्टमर है। तो ऑप्शन बी देखिए इसका राइट आंसर है। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग बस अगर थोड़ा सा आइडिया भी लगा लो कि क्या कहना चाह रहा है, आप लोग नहीं भी पढ़ रहोगे इसका थ्योरी तब भी आप लोग क्वेश्चन को यहाँ पे मार्क कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है आपको थोड़ा सा देखना होगा और समझना होगा बात को। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे आपका था कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन या जो हैप्पी जो कस्टमर जो होते हैं, तो ये कब आएगा, कब ऐसा हो सकता है कि जब आप प्रोमिसिंग करते हैं, मतलब कोई भी फॉर्म से वो प्रोमिसिंग करता है और साथ में ओवर डिलीवरी सेल्स स्ट्रेटेजी अगर वो अपनाता है तो। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज टू नो मोर अबाउट करंट एंड द पोटेंशियल कस्टमर। तो इनमें से कौन सा ऐसा टेक्निक है जिसका यूज़ किया जाता है कि जिससे कि उनको पता चलता है कि उनका जो करंट और साथ में जो पोटेंशियल कस्टमर है तो वो उनके बारे में अच्छे से और जान सकते हैं। तो इसमें कौन सा आपका होगा, कौन सा टर्म ऐसा टेक्निक या हो सकता है। तो इसमें देखिए आपको दिया हुआ है क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एफिशिएंट कस्टमर या डेटा माइनिंग। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा दैट इज एफिशिएंट कस्टमर है। तो देखिए एफिशिएंट कस्टमर का मतलब ये रहता है कि जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है
तो वो अगर एफिशिएंट कस्टमर फीडबैक वो दे रहा है, मतलब कि अगर वो मान लीजिए कोई भी कस्टमर है वो फीडबैक देता है, अगर कोई प्रोडक्ट के बारे में बोलता है कि हाँ आपके ये प्रोडक्ट ऐसा था, आपका ये इम्प्रूवमेंट इसमें करना चाहिए आपको, तो इसका वो जब ये ऐसा करेंगे कस्टमर, मतलब जब वो करेंगे फॉर्म्स को देंगे, अपना सलाह देंगे, अपना फीडबैक देंगे, तो इस तरीके से क्या होगा कि जो फॉर्म्स होंगे तो वो अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी को आगे चल के वो इम्प्रूव कर सकते हैं, इनको और अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा और वो जो है अपना बिजनेस में और ज़्यादा सा वो एक्सपांसन कर सकते हैं और प्रोडक्ट में और अच्छा बेटरमेंट ला सकते हैं फ्यूचर में। तो यहाँ पे यही टर्म है आपका, दैट इज एफिशिएंट कस्टमर का। एफिशिएंट कस्टमर फीडबैक भी आपका इसमें आ सकता है यहाँ पर। तो ये एक टेक्निक रहता है जिसके थ्रू वो जो है अपने करेंट और पोटेंशियल कस्टमर के बारे में जान सकते हैं कि उनका कौन सा करंट पर, अगर मान लीजिए कोई कस्टमर है वो अगर फीडबैक दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो प्रोडक्ट के बारे में पहले से जानता होगा या फिर जो है उससे जुड़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि अ सेल्स पर्सन हु हैज अ कस्टमर रिलेशनशिप सेलिंग प्रोडक्ट इज सेड टू बी इन्वॉल्व इन, यानी कि जो सेल्स पर्सन जो रहते हैं जिनका अपना कस्टमर रिलेशनशिप होता है किसी भी कस्टमर के साथ में, तो वो जब सेल करते हैं प्रोडक्ट को तो इसकी स्ट्रेटेजी को क्या बोला जाता है, तो देखिए इसको बोलते हैं हम लोग दैट इज क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग के बारे में हमने आपको बताया था इसमें कि जैसे इसमें क्या करता है कंज्यूमर जो है वो एडिशनल प्रोडक्ट को बाई करता है यहाँ पे, और ये बाई करता है किसी के सजेशन के ऊपर में। आप जैसे कोई मान लीजिए कोई शॉप में आप जाते हैं कि जिनसे कोई प्रोडक्ट जुड़ा हुआ रहता है, तो अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उससे देखिए क्या होता है ना कि वहाँ पे अगर मान लीजिए दुकानदार से आपका रिलेशनशिप है तो वो जो है आपको सजेस्ट करेगा कि आप इसके साथ ये भी बाई कर लो। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्रॉस सेलिंग बोलते हैं हम लोग, जिसमें कि एडिशनल प्रोडक्ट के बारे में एडिशनल प्रोडक्ट कोई कस्टमर बाई करता है यहाँ पे। तो यही सेम चीज़ है कि जो सेल्स पर्सन रहेगा जिसके साथ कस्टमर रिलेशनशिप रहेगा, तो यहाँ पे जो है अपना प्रोडक्ट के साथ में सेल तो करेगा ही, लेकिन उसके साथ में कोई एडिशनल प्रोडक्ट भी आपको सेल करा देगा। इसका एग्जांपल आप यहाँ से लिख सकते हो। अब जैसे मान लीजिए कि कोई आप इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर के पास आप जाते हैं तो वहाँ पे जो है आपको सजेस्ट करता है कि जैसे आप मान लीजिए कि अगर आप डिजिटल कैमरा बाई कर रहे हो तो वो सजेस्ट करेगा आप इसके साथ में मेमोरी कार्ड भी ले लो, क्योंकि इसके बिना जो है आपका काम नहीं चलेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस सेलिंग। तो इस तरीके का जो प्रोसेस जो रहता है, मतलब जो स्ट्रेटेजी जो इन्वॉल्व रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस सेलिंग का। और बाकी देखिए यहाँ पे जो और जो आपका टर्म है जैसे डायरेक्ट सेलिंग का है, तो डायरेक्ट सेलिंग का देखिए इसका मतलब रहता है कि जो प्रोडक्ट को कि इसमें जो है बिना कोई रिटेलर के डायरेक्ट कस्टमर को जब सेल की जाती है तो इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट सेलिंग। तो ये जो है आपका मिडिल मैन को रिमूव करता है एक्चुअली में, मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी प्रोडक्ट का जो इन्वॉल्व जो रहता है, जैसे कि आपका होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, तो इन सबको हटाते हुए सीधा एकदम क्या होता है यहाँ पर कि जो कस्टमर को ही प्रोडक्ट सीधे तौर पे दिया जाता है, इसमें बीच में कोई मिडिल मैन नहीं रहता है। तो इस तरह का जब भी सेलिंग होती है तो इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आपका जैसे एक टर्म रहता है जिसके अंदर में बिजनेस जो है अपना अपना जैसे पर्सन टू पर्सन वो सेलिंग करते हैं अपना उनका लोकेशन पे जाके ही। इसमें जो है कोई बीच में मतलब नहीं रहता मिडिल में। जैसे कि आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपका हो गया, आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्या करते हैं कि आप डायरेक्टली जो है अब जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वहीं से सीधा प्रोडक्ट को आप खरीदते हैं और वहीं पे आपका डिलीवरी हो जाता है। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है इसमें कस्टमर वैल्यू सेलिंग है। तो देखिए जो कस्टमर वैल्यू सेलिंग है तो इस ये एक अप्रोच रहता है बेसिकली जो कि फोकस करता है कि जो प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है तो वो ज़्यादा होना चाहिए, कस्टमर के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। यानी कि इसमें जो है पूरे जो सेल्स जो प्रोसेस होता है कस्टमर वैल्यू सेल्स के अंदर में, तो इसमें मेनली कस्टमर को ज़्यादा बेनिफिट देने की बात कही जाती है। तो जहाँ भी सेलिंग होगा जिसमें कि कस्टमर को ज़्यादा बेनिफिट देने की बात कही जाती है, इस तरह के जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं हम लोग कस्टमर वैल्यू सेविंग, कस्टमर वैल्यू सेलिंग आपका हो जाएगा। तो इसका मेनली देखिए गोल होता है कस्टमर वैल्यू सेलिंग का कि जो कस्टमर है तो वो जो है सबसे पहले सेटिस्फाइड होना चाहिए, और उसके साथ साथ में जो है कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा है तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा डिसीजन वो ले सके। तो ये चीज़ किया जाता है बेसिकली आपका कस्टमर वैल्यू सेलिंग के अंदर में। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पर है लिंक सेलिंग है। तो देखिए लिंक सेलिंग के अंदर में ये कॉन्सेप्ट रहता है कि जिसमें कि कोई कस्टमर है, मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट को खरीदता है यहाँ पे, तो वो जो है ट्राई करेंगे कि इससे रिलेटेड जो और भी प्रोडक्ट है जो लिंक्ड है उससे, तो उसको भी परचेज करने का वो जो है यहाँ पे कोशिश करेंगे। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई अगर रेडियो खरीदता है कोई मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर से, तो वहाँ पे क्या करेगा कि उसके साथ में जो है वहाँ पे जो रिटेलर जो होंगे तो वो उनको बैटरी लेने के भी सलाह देंगे क्योंकि वो भी उससे लिंक्ड है। तो इस तरह का जब सेलिंग होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग लिंक सेलिंग।